तो अब तक हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए थे, है ना। हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में देखा, 1947 से लेकर और 1961 तक के कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। 1991 तक के बहुत सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अभी थोड़े बहुत और रहते हैं, तो उसको अब कवर करना स्टार्ट करते हैं। अगला जो थर्ड पॉइंट लगेगा, थर्ड पॉइंट रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स यानी कि हमारी इकोनॉमी में बदलाव आने शुरू हुए थे, ठीक है ना। तो वो बदलाव शुरू हुए 1980 के बाद से। रिफॉर्म का मतलब देखते हैं क्या है। री मतलब पुनः, फॉर्म मतलब निर्माण, है ना। पुनः निर्माण, रिफॉर्म मीन्स पुनः निर्माण करना। तो इकोनॉमी को दोबारा से बनाना शुरू किया। कैसे? तो छोटे छोटे जो कमियां थी, जहाँ जहाँ हमें दिख रहा था कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो की जा सकती हैं, उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश की गई। तो लिखते चले, पॉइंट को बस लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या था। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग 1980s to 85 एंड 1985 से 90 वर 5.7% एंड 5.8% रेस्पेक्टिवली। रिफॉर्म्स करने का असर ये हुआ, बदलाव करने का असर ये हुआ कि 80 से 85 और 85 से 90 के बीच में जीडीपी रहा हमारा 5.7 5.8, जो कि हमने अभी पीछे देखा था कि 3.6% जीडीपी, 3.6 भी नहीं 3.4% समथिंग था कि वो जो है जीडीपी बढ़ रहा था, है ना। तो अब थोड़ा सा ठीक ठाक जीडीपी इंक्रीज हुआ। अब इन रिफॉर्म्स में देखें कि हुआ क्या। ये तो हमने देख लिया कि रिफॉर्म का असर क्या देखने को मिला। अब रिफॉर्म में हुआ क्या वो देखें जरा। 1980s रिफॉर्म्स ब्रॉडली कवर्स 3 एरियाज। 1980 के जो अपने रिफॉर्म थे वो ज़्यादातर 3 एरिया को कवर कर रहे हैं। देखें क्या क्या कवर कर रहा है वो। तो पहला जो ये कवर कर रहा है वो है इंडस्ट्री, जो कि ज़रूरी भी है, इंडस्ट्री को कवर करना ज़रूरी है। दूसरा ये कवर करता है ट्रेड, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और तीसरा कवर करता है टैक्सेशन पॉलिसीज। एक इकोनॉमी के 3 स्तंभ। In 1985, de-licensing of 25 industries was done. 25 इंडस्ट्रीज का जो लाइसेंसिंग वाला काम था। लाइसेंसिंग मीन्स इंडस्ट्री ओपन करनी है तो लाइसेंस चाहिए,
लाइसेंस बनवाओ एंड ऑल सारी चीज़ें थी ना, उनको हटाया गया 25 तरह की इंडस्ट्रियों में। ऐसा नहीं कि सबका ही हटा दिया, 25 तरह की इंडस्ट्रियों में हटाया गया। द फैसिलिटी ऑफ ब्रॉड बेंडिंग, इसको हाईलाइट करके चलना है, ब्रॉड बेंडिंग was the facilities of broad bending was accorded for industries, that is allow flexibility and rapid changes in their product mix without any fresh license। कहने का मतलब है कोई नया लाइसेंस लिए बिना कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो अपना पुराना काम कर रहे हो, ठीक है, नया काम कर रहे हो पुराने के साथ साथ, तो नए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है ना। इसी को ब्रॉड बेंडिंग कहा गया, मतलब अपना दायरा बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस उतना ज़्यादा रिक्वायर नहीं है। तो एक एग्जांपल इसका देखें, अगर एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी है ना, ये शर्ट बनाती है, शर्ट बनाती है, इसका अपना ये मेन प्रोडक्ट है। अब ये क्या करता है कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन दिखा रहा है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो पुराने तौर पे शर्ट के लिए तो इसको अपने लाइसेंस की ज़रूरत थी, लाइसेंस की ज़रूरत थी पुराने बिजनेस में, लेकिन वही अगर नए की बात करें तो नए में उसे बिजनेस को क्या करा, उसने शर्ट के साथ अब उसने शूज़ बनाने शुरू कर दिए। तो ब्रॉड बेंडिंग में क्या हुआ कि अब इस शूज़ के लिए सेम लाइसेंस पे काम चल जाएगा, अलग से कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। डन, ये था मेन ब्रॉड बेंडिंग, जो समझाना था वो समझ में आ गया होगा। टफ तो नहीं था, बस यही था कि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़ें। अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, द मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी, मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी वर converted into modified value added tax। ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स जिसे हम मॉडवेट कहते हैं। मॉडवेट क्या है, देखो लिखा है मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी, है ना। एक्साइज ड्यूटी कब लगता है, जब प्रोडक्शन होता है ना। एक फैक्ट्री है,
इस फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन इसके बाहर नहीं निकल सकते, ये सेल के लिए नहीं जा सकता। सेल के लिए जाएगा तब जाएगा जब बीच में एक टैक्स लग जाएगा जिसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, तो इस टैक्स को क्रॉस करके जब आगे बढ़ जाएगा तो ये अवेलेबल फॉर सेल रहेगा। अच्छा, उसमें भी क्या है, मल्टी पॉइंट लगते हैं, एक पॉइंट, एक स्टेट, है ना। फिर थोड़ा काम बढ़ा, फिर और आगे, फिर एक और आगे, जैसे प्रोसेस बढ़ते जाते हैं। प्रोसेस 1 पे टैक्स लग गया, फिर प्रोसेस 2 पे पहुंचा है वहाँ टैक्स लग गया, फिर प्रोसेस 3 पे पहुंचा वहाँ टैक्स लग गया, ऐसे चलते गए। इसे मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। तो वही चीज़ कन्वर्ट कर दिया सरकार ने मॉडवेट में। मॉडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू, एक ही बार टैक्स लगना है। अब तो खैर इसे भी हटा दिया, अब तो जीएसटी आ गया, सबको ही हटा के जीएसटी ने अपनी जगह घेर ली है। ठीक, इसके अलावा और क्या हुआ इस रिफॉर्म में, तो 12 अप्रैल, इसको हाईलाइट करके लिखना है, 12 अप्रैल 1988। ठीक है, इस दिन बहुत बड़ा काम हुआ था। इसी दिन इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी इस्टेब्लिश हुआ था। सेबी तो पता ही है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भी एक अच्छा खासा कदम उठाया सरकार ने। देन आगे लिखें, सेवरल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड, है ना। कुछ एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किए गए थे। यानी एक्सपोर्ट करो और तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा सरकार की तरफ से। अगला, द रुपया वाज डीवैल्यूड। रुपए को डीवैल्यूड किया गया बाय 30%। क्यों डीवैल्यू किया गया होगा? एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डीवैल्यू करा, मजबूरी थी सरकार की, है ना। तो ये कब से कब तक किया था, डीवैल्यूएशन कब से कब तक चला था? तो यहाँ लिख दो, फ्रॉम 1985-86 से लेकर टू 1989-90 तक डीवैल्यूएशन कंटिन्यूसली करा सरकार ने, ताकि लोग एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करें। अगली बात, बजट फॉर 1986 इंट्रोड्यूस्ड policies of cutting taxes, liberalizing imports and reducing tariffs। 1986 में जो टैक्स बजट पॉलिसी आई थी, उसमें सरकार ने टैक्स को कट करने की बात करी, है ना। कटिंग टैक्स, टैक्स कम किए। लिबरलाइजिंग इंपोर्ट, इंपोर्ट को लिबरल करा, आसान कर दिया, दूसरे देश से गुड्स को लाना आसान किया। और टैरिफ को भी रिड्यूस करा ताकि इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। डन, ये सारी इसमें बातें थी।
तो अब एक इसमें नोट डाल के लिख लेंगे लाइन। The reforms in 1980s were limited in scope and thus bigger reforms were organized in 1990s। ये जो रिफॉर्म हुए थे ये कुछ लिमिटेड स्कोप तक हुए हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ फर्क ज़्यादा दिख नहीं रहा था। तब जाकर बड़े रिफॉर्म किए गए, बिगर रिफॉर्म्स हुए। और ये रिफॉर्म कब हुए? इनकी शुरुआत 1990s में कर दी गई। ठीक है, तो अब इसके आगे हम आगे का रिफॉर्म देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं ना, रिफॉर्म्स इन 1991। इन शॉर्ट हम इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और एक नाम और है इसका जिसे हम NEP कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक, इसमें क्या हुआ था ये तो पता ही है, 12th में पढ़ा है अच्छे से। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये था, उसमें ज़्यादातर तो पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ा, बस थोड़ा बहुत बस लिखने वाली बात है ताकि रिवीजन हो जाए। क्यों किया गया इसे? रीजंस फॉर रिफॉर्म्स इन 1991। रिफॉर्म के कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन, ह्यूज डेफिसिट। सरकार का जो घाटा है, डेफिसिट है, बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना। डेफिसिट का सीधा मतलब क्या है कि जो एक्सपेंडिचर्स है सरकार के वो ज़्यादा हो गए थे ना। लिख सकते हैं गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट्स टोटल रिसीट्स, है ना। रिसीट्स से रिसिप्ट से ज़्यादा हो गए तो अच्छा, थोड़ा बहुत होता तो चल जाता है, बहुत ज़्यादा ही सरकार घाटे में आ गई थी। इसके बाद बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस का मतलब इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा हो जाना। क्यों इंपोर्ट ज़्यादा हो गया होगा? क्योंकि ऑयल प्राइस, जो कि हम बाहर से मंगाते हैं ना ऑयल, तो ऑयल का जो अपना प्राइस था वो ट्रिगर्ड हो गया था, ट्रिगर्ड बाय गल्फ कंट्रीज हैं। क्योंकि एक गल्फ वॉर हुआ था इन 1990s। गल्फ वॉर मतलब वो कंट्री हैं जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती। तो गल्फ वॉर था। अब वॉर में होता क्या है, जब दो कंट्रियों के बीच में आपस में वॉर छिड़ती है तो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह का तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। टैंक आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो उनमें खूब पेट्रोल का वहाँ पे डिमांड चलने लगता है। समझे? तो ये जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं ये लोग। तो हम लोग
हम लोग तो नहीं, वहाँ ज़्यादा इंपोर्ट होने लग जाता है जहाँ जिस कंट्री में वॉर छिड़ी है, तो उस वॉर की वजह से ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, और डिमांड ज़्यादा हो जाने की वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं। अब हमें भी तो चाहिए, जो कंट्रियाँ लड़ रही हैं सो लड़ रही हैं, लेकिन हम तो नहीं लड़ रहे ना, हमें भी तो चाहिए। अब इन गल्फ कंट्रियाँ प्राइस बढ़ा चुकी थी, बड़े प्राइस पे वो खरीद रहे हैं, लेकिन हमें भी बड़े प्राइस पे ही खरीदना पड़ रहा था, जिस वजह से इंपोर्ट वैल्यू बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। समझे? तो ये है, अब इंपोर्ट बढ़ता जा रहा तो इंडिया का जो अपना मार्केट है वो डाउन होता जा रहा है। ऐसे कर सकते हैं हम, इसको लिखने के पर्पज से कर सकते हैं कि जो ऑयल प्राइस थे वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, और इस वजह से इंडिया का जो मार्केट था, इंडियन मार्केट जो था वो कंटिन्यूसली गिरने लग गया था, क्योंकि क्राइस आ गया। बात क्लियर हुई? चलो, अगला पॉइंट देखें अब, इसमें लिखना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो भारत का अपना फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था वो टच कर चुका था, टच्ड द लोवेस्ट पॉइंट, टच्ड द लोवेस्ट पॉइंट। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व खत्म, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो करेंसियाँ जा रही है ना हमारे पास से, और करेंसियों के जाने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया था। अब हमारे पास पैसा ही नहीं बचा था कि हम दूसरे देश से ज़्यादा कुछ मंगा पाएँ। इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इंडिया एक्सटर्नल बोरोइंग्स पर डिपेंड था। किससे लेता था? नहीं, फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनसे ले रहा है भारत पैसा, है ना। हालत कैसी थी सर, भारत की हालत कैसी हो गई थी? एकदम खत्म वाली, मतलब खत्म होने वाला था, ऐसा था। बताया था ना मैंने कि भारत के पास एक महीने का गुजारा करने का पैसा बचा था बस। तब ये डिसीजन लिया गया कि भाई बदलाव करो कुछ, तो पगड़ी वाले अंकल को बुलाया। अब तो नहीं रहे। तो पगड़ी वाले अंकल ने सुधारा, अपना जो है दिमाग चलाया। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये तो एक आग में घी डालने का काम करते थे। इकोनॉमिक डाउनफॉल की आग लगी है, ऊपर से ये और उसमें घी डालते थे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर उसमें उस वक्त भारत में पब्लिक सेक्टर थे, तो वो अगर अच्छा काम करते तो इस जो प्रॉब्लम है इससे निपटा जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है। तो इन सब कारणों से हमें देखने को मिला क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिल गया। ठीक है। और इस तरह की जब चीज़ें हो रही थी, तो देयरफॉर
the reforms were initiated in 1991 and popularly known as LPG। हो गया? कुछ बताने लायक नहीं था इसमें, ये तो सारी बातें हो चुकी है। इसके आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें लिखा जाएगा कि इस रिफॉर्म को करने के रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स। द रिफॉर्म्स हैड टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स। रिफॉर्म के अपने दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं बाहर। तो पहला मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो है रीओरिएंटेशन। रीओरिएंटेशन का मतलब दोबारा से सीखना, सिखाना। रीओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम reorientation of the economy from centrally directed and highly controlled one to market friendly और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। ठीक है, इन्हें हाईलाइट कर लेना। वैसे तो तुम्हें पता ही है ये, लेकिन फिर भी इन्हें हाईलाइट करके रखना। सेंट्रली डायरेक्टेड और हाईली कंट्रोल्ड इकोनॉमी को मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी बनाने की कोशिश करनी थी, क्योंकि पहले तो सरकारी कंट्रोल चल रहा था, अब मार्केट का कंट्रोल देना है, तो इसलिए ये कदम उठा लिया। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बाय substantial reduction in fiscal deficit। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, बड़े लेवल पर इकोनॉमी को स्टेबल करना था। कैसे करना था? बाय सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। जो सरकार का अपना फिस्कल डेफिसिट था ना, उसको सब्सटेंशियली रिड्यूस करना था, मतलब खत्म करना था। सब्सटेंशियल का मतलब इस तरीके से खत्म करे कि किसी का नुकसान ना हो। फिस्कल डेफिसिट को क्या करना था? स्टेबल करना था, है ना। तो इसमें स्टेबलाइजेशन को हाईलाइट करके चलेंगे ना, और फिस्कल, स्टेबलाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन के साथ। ये सीधी सी बात है, अगर मेरे सिर पे उधार है 10,000 का, तो मैं वो 10,000 का उधार चुकाऊं तो दो तरीके हैं, किसी और से 10,000 ला के यहाँ दे दूं, या कमाऊं और ला के दे दूं। तो कमाऊं और ला के दूं तो इससे किसी का नुकसान नहीं है, वो सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ। और किसी से ला के दिया तो फिर बात वही आ जाएगी कि
एक जगह से उधार कम किया तो दूसरी जगह से उधार बढ़ा दिया। तो कुल मिला के दोनों में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल, गवर्नमेंट अपना रिड्यूस करना चाह रही थी। ठीक है ना ये। बाकी ऐसा कोई पॉइंट तो इसमें निकला नहीं जो नहीं पता। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है उधार, बोरोइंग्स। बजट में पढ़ा होगा 12th क्लास में, पीछे भी आया था। फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स। अब इसमें आगे का पॉइंट लिखना है। द पॉलिसीज कैन broadly be classified as policies can broadly be classified as, जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियां थी हैं, उसे अगर क्लासिफाई करने चले डेवलपमेंट के लिए, तो भाई पॉलिसियां बनती थी ना, सरकारी पॉलिसियां रिफॉर्म में जो बनाई, उन्हें क्लासिफाई करेंगे तो दो क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। ये भी सब पढ़ा हुआ है 12th में, बस हमें यहाँ पर इनके बारे में रिवीजन मारना है। पहला है स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और दूसरा है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सरकार के दो फोकस थे। स्टेबलाइजेशन मेजर की बात करेंगे अगर, तो ये जो था ये शॉर्ट रन था, शॉर्ट टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स, शॉर्ट टर्म मेजर्स का मतलब क्या होता है? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का, है ना। और वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स ये क्या रहता है? 2, 4 साल, 5 साल के लिए रहता है ना। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखें तो 5 ईयर प्लान लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल में लिख देता हूँ 5 ईयर प्लान। और वही लॉन्ग टर्म मेजर की बात करेंगे तो ये लंबे समय के लिए चलता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, है ना, पॉलिसियाँ चला दी जाती ना। तो ये है। अब इनमें भी थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं। इसके लिए लिखेंगे, अगर शॉर्ट टर्म मेजर्स को लगा रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं? तो ओवरकम बीओपी क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस आ रहे हैं, उसको ठीक करना है, शॉर्ट टर्म मेजर चला लो। कंट्रोल द इन्फ्लेशन, समझे। और अगर लॉन्ग टर्म चलाना है तो लॉन्ग टर्म क्यों चला रहे हैं? तो एफिशिएंसी इंक्रीज करी जाती है, एंड एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करने के लिए चलाएं। तो ये जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये चला दिया और तुरंत ही खत्म हो गया, इनकी वजह से असर दिख गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लंबे समय तक खींचना पड़ता है। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, सारी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस जगह का मेन हिस्सा आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का भी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा था 1991 का, है। तो अब मेन इसका पार्ट आ जाता है। इधर लगा दो, इधर, इधर लग जाए तो मिलती रहेगी ही।
इकोनॉमिक रिफॉर्म में 5 रिफॉर्म किए गए थे, ठीक है। उन 5 रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो इसको हेडिंग डाल के स्टार्ट कर देते हैं। पहला रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म क्या क्या, फिस्कल मतलब क्या होता है? सरकार का पैसा। सरकार अपने पैसे को आ, हाँ, अपना जो भी डेफिसिट है या कुछ है उसको ठीक करने के लिए क्या कर रही थी सरकार, क्या क्या किया सरकार ने, तो बस वही पढ़ना है। तो देयर वाज फिस्कल डेफिसिट इन द economy and we had a large current account deficit है, इसे CAD लिख के चलेंगे और हाईलाइट भी कर लेना है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट के बारे में BOP चैप्टर में पढ़ाया गया था। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि गुड्स का इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो फिस्कल रिफॉर्म किया गया क्योंकि एक फिस्कल डेफिसिट छाया पड़ा था पूरी इकोनॉमी में, है ना, और हमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी देखना पड़ रहा था। दैट्स वाई देयरफॉर फिस्कल रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म्स वर नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। अब इसी रिफॉर्म के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर बना। पहले तो लोग फॉर्म भरते थे और लाइनों में लगते थे और जाके टैक्स भरते थे ना, अब ऑनलाइन कर दिया तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब पकड़ धकड़ ज़्यादा होती है, पहले नहीं हो पाती थी। बेटर टैक्स कंप्लायंस, टैक्स के और बढ़िया ऑप्शंस बनाए सरकार ने, टैक्स पॉलिसीज़ को ज़्यादा बेटर किया। फिर कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कर्बिंग की गई। कर्बिंग का मतलब क्या है? कर्बिंग का मतलब कम करना। सरकार ने अपने खर्चे कम करे। रिडक्शन इन सब्सिडीज, जो सरकारी सब्सिडियां मिल रही थी लोगों को उसे कम किया सरकार ने। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जो सरकारी दफ्तर थे या यूं कह लो कि पब्लिक सेक्टर्स बहुत सारे थे ना, कुछों को सरकार ने प्राइवेट को बेच दिए। इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सरकार ने इनकरेज करा, बोला आओ पैसा लगाओ, ज़रूरत है तुम्हारी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यही सारे इसमें पॉइंट्स हैं, तो एक नोट डाल के लिख लेना है बस। फिस्कल डेफिसिट का तो फिस्कल रिफॉर्म का रीजन जो थे
बड़े बड़े रीजन थे जो तो कि कवर हो गए। अब नोट डालेंगे। अच्छा, क्या लगता है केवल इतने ही रीजन हो सकते हैं क्या इसमें? और भी होंगे ना, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड है वो हमने कवर कर लिए। तो गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट विद आरबीआई। सरकार आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट बना के है, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक एग्रीमेंट बनाया आरबीआई के साथ। इन इन सितंबर 1994। और क्या करा इसमें? टू ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट इन इन phased manner to nil बाय 1997 से 98 तक। तो सरकार ने अब आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट बनाया, ऐतिहासिक एग्रीमेंट बनाया। तो इसे हाईलाइट करना है, सितंबर 1994 में बनाया। तो एक तो ये बात याद रखनी है ना। और क्या बनाया इसमें? तो सरकार ने कहा कि भाई हमें अपना फिस्कल डेफिसिट पूरी तरह से क्या कर देना है, तो खत्म कर देना है, नील कर देना है। और 1997 98 तक ये काम कर देना है हमें। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सोचा जरूर था। तो ये एग्रीमेंट बना भी, चला भी, लेकिन हुआ नहीं। तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखने हैं। ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट में हम अपने वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कनेक्ट करेंगे, जो पीछे बताया था ना, सीईडी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी यहाँ पर कम करने की बात चली थी। पहला रिफॉर्म खत्म। अगला रिफॉर्म देखें। बी पॉइंट, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक। मॉनेटरी रिफॉर्म का मतलब अपने मनी को सुधारने की कोशिश की गई। फाइनेंशियल सेक्टर को मतलब कि जहाँ पैसा का लेन देन चल रहा है उसे ठीक करना था, बैंकिंग वैंकिंग ठीक करनी थी सब। तो लिखें इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन हुआ। इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन मतलब इंटरेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा था, अब उसे लिबरल किया गया, कम किया गया। नेक्स्ट बात, रिडक्शन इन कंट्रोल्स ऑन बैंक बाय आरबीआई। आरबीआई का अपना बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल था बैंकों पर, तो उनको भी लिबरल बना दिया। बोला कि भाई एक काम करो, तुम अपने मर्जी से के मालिक बनो। हाँ, तुम पे नज़र मैं रखूंगा जरूर, लेकिन तुम थोड़ा अपना अपने हिसाब से काम करना चाहो तो कर सकते हो। फिर प्राइवेट बैंक को परमिशन दे दी कि भाई तुम प्राइवेट बैंक लोग ओपन होना चाहते हो तो हो जाओ। नए नए प्राइवेट बैंक ओपन किए गए। देन रिडक्शन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट।
तो आरबीआई जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रखती है ना, सीआरआर एसएलआर वगैरह, उनको रिड्यूस किया। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज सीआरआर एसएलआर। सरकार ने इनको कहा कि ये कम कर दो, ये लोग तुम लोग बहुत इनमें रिजर्व में रख रहे हो, तो ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहा, मतलब सर्कुलेट नहीं हो पा रहा पैसा, तो इसे कम कर दो। अच्छा, ये बताने वाले कौन, ये किसके निगरानी में चल रहा था? हम्म रिकमेंडेशन बाय बाय नरसिम्हन कमेटी। कोई दिक्कत तो नहीं? नरसिम्हा कमेटी, ये कौन थे? नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पर नरसिम्हा राव जी के आदेश पर हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये काम, सारी एक्टिविटियां करी। दिक्कत कुछ नहीं थी, दिक्कत था कि वो शांत स्वभाव के थे और उनके टैलेंट को कांग्रेस ढंग से समझी नहीं। ठीक है, वरना वो एक ऐसा इंसान थे, वो भारत को अमेरिका बना देते। लिबरलाइजिंग ऑफ बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। बैंकों को अपनी ब्रांच ओपन करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, उसमें लिबरलाइजेशन दे दिया। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। प्रूडेंशियल प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। अकाउंटिंग का प्रूडेंशियल यानी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वाला, कंजर्वेटिज्म जो था, कॉन्सेप्ट था ना कंजर्वेटिज्म वाला, तो वो लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि जो अकाउंटिंग है वो प्रूडेंस बेस पे कर लो, है ना। पहले तो एकदम ऑन द स्पॉट बेस पे चल रही थी, और अब वो ट्रांजेक्शन्स जो 6 महीने या उसके बाद की है उनको रिकॉर्ड कर लो, बाद में रिकॉर्ड करना चाहो या अभी, अपना जैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है कि हाँ ये एक्सपेंस है, हमें पता चल रहा है, उसे रिकॉर्ड कर दो, वरना मत करो। तो मतलब अकाउंटिंग के तरीके भी चेंज किए गए। अब हमें यहाँ तो समझना नहीं है कि अकाउंटिंग क्या करनी है, बस ये समझो कि हाँ अकाउंटिंग के अपने जो तरीके हैं थोड़े से उसमें हेर फेर बदलाव किया गया, है ना, जिसमें बस ये देखो कि एसेट्स को क्लासीफाई कर दिया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो दो हिस्सों में बांट दिया। तो कुछ वो जो 6 महीने या उससे ज़्यादा रह रहे हैं एसेट्स 6 महीने या उससे ज़्यादा वाले हैं, और कुछ हैं एसेट जिनकी अपनी ज़िंदगी 6 महीने या उससे कम वाली है। तो उस हिसाब से बांट के और तब अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ दे दी गई। दो रिफॉर्म कंप्लीट। चलो इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे बाद में।